तो आइए जानते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है, जो दो मेन थायराइड हार्मोन है, कौन से, T3 और T4, आइए उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ठीक, दो आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कौन से T3 और T4 की स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं T3 कौन सा और T4 कौन सा है। ठीक है, T3 वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडोथर्मिन, मतलब ट्राई आयोडो मतलब क्या है वहां पर कि तीन आयोडीन वहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो तीन आयोडीन कहां पर है, एक आयोडीन ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, तो ये कौन सा हार्मोन है, ये T3 हार्मोन है, मतलब ट्राई आयोडो थायरोनिन। क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक बेटे, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो कौन सा है, ये T4 है। क्यों T4 बोला इसको, T4 होता क्या पहले, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। क्लियर। और ये जो T4 हार्मोन है, क्यों बोला इसको टेट्रा आयोडो, क्योंकि यहां पर क्या है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 आयोडीन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक, इसलिए क्या बोला इसने हमें इसने बोला कि यह है क्या एक्चुअल में टेट्रा आयोडो थायरोनिन है। ठीक, क्लियर। आइए देखते हैं कि जो आयोडीन है वो जुड़े कहाँ कहाँ पर है। ठीक, जो आयोडीन है एक्चुअल में क्या है कि हमने बात की थी कि जो T4 है या जो थायरोक्सिन है, इसे T4 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन जो है बेसिकली ये लेस एक्टिव होता है एज कंपेयर टू T3 हार्मोन, और T4 को क्या किया जाता है, टारगेट टिश्यू में पहुंचाने के बाद में T3 में कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। क्लियर। आइए इसके ऊपर जो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर आयोडीन जुड़ा है वो देखते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि 3 5 3 प्राइम और 5 प्राइम, इन नंबर के कार्बन पे ऊपर क्या जुड़ा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आयोडीन जुड़ा है। क्लियर। और जब T4 को कन्वर्ट करना होता है कहां पर, T3 में। ठीक, तो वहां पर आयोडीन कहां से रिमूव किया गया है, आपको पता है कि ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम। तो मतलब यहाँ पर आयोडीन गायब कहां से हुआ है, 5 प्राइम से आयोडीन गायब हुआ है। क्लियर। तो मतलब क्या है कि 5 प्राइम का जो आयोडीन है इसको हटा दिया जाता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। ये है केमिकल स्ट्रक्चर T3 और T4 की। क्लियर। आइए जानते हैं अब फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है इसका, इफेक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ध्यान रखें थायराइड हार्मोन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्लियर। और इसके जो फंक्शंस हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि T3 और T4 जो हार्मोन थायराइड हार्मोन्स हैं ये बॉडी के अंदर बेसिकली हर एक सेल के ऊपर अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि एक्टिविटी जो है वो कैसे दिखाते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि मेटाबॉलिज्म के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, पता होगा आपको। ठीक, तो जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। क्या हैं, बेसिकली एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में ये रिलीज हों, अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर ये हार्मोन रिलीज हों तो ये कैटाबॉलिक फंक्शन शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो मतलब तब क्या होगा, हमें डैमेज होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमें डैमेज हो सकता है। क्लियर, क्योंकि तब ये क्या करते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर बेसिकली करते क्या है कि ये बीएमआर को बढ़ा देते हैं 60% टू 100%। बीएमआर क्या है, एक्चुअली में बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक, बेसल मेटाबॉलिक रेट हम किसको बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब बॉडी रेस्ट में हो, ठीक, तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं वो बीएमआर होती है। क्लियर। और बीएमआर को जो थायराइड हार्मोन है ये बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, क्लियर हुई आपको बात कि 60% टू 100% क्या करेगा, ये बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको बढ़ा देगा। ठीक, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा तो मतलब क्या बोल सकते हैं, इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। सेल्स के अंदर बेसिकली करता क्या है कि जो फूड एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में से वो कहां पर जाता है, ब्लड में, और ब्लड से फिर क्या होता है, सेल्स में जाता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
तो सेल्स के अंदर जो यूटिलाइजेशन है फूड का, उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को क्या करता है, ये बढ़ाता है सेल्स के अंदर। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये करता क्या है, एक काम और करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करता है, प्रमोट करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। प्रोटीन बनेंगे जब थायराइड जो है नॉर्मल अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा होगा, और अगर ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा तब इसका उल्टा फंक्शन हो जाता है, क्या कि कैटाबॉलिक, इसका एक्शन हो जाता है कैटाबॉलिक। ठीक। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये हार्मोन एक्टिवेट है, ठीक है, या रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म के ऊपर बेसिकली अपना इफेक्ट दिखाएगा कि एनाबॉलिज्म भी करेगा और कैटाबॉलिज्म भी करेगा, लेकिन ज्यादा है तो कैटाबॉलिज्म ज्यादा होने लग जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है, और उसी टाइम पे ये क्या करता है, एक काम और करता है कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को भी प्रमोट करता है। ठीक। तो प्रोटीन का सिंथेसिस और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म दोनों चलते रहते हैं जब ये हार्मोन नॉर्मल कंडीशन के अंदर सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, या रिलीज हो रहा होता है, एक्चुअली में रिलीज हो रहा होता है। ये क्या करता है कि मेंटल प्रोसेस को भी इंक्रीज कर देता है। कैसे? जब मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर थायराइड हार्मोन एकदम नॉर्मल चल रहा है, तब जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी जो है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, इसकी एक्टिविटी क्या होती है, हायर अमाउंट पे होती है। ठीक है, काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो नॉर्मली अपना जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, कहने की बात क्या है कि ब्रेन एक्टिव रहता है कब, जब थायराइड नॉर्मल अमाउंट के अंदर रिलीज हो रहा था, तो मतलब मेंटल प्रोसेस जो है, मेंटल प्रोसेस जो है वो हमारी एक्साइटेड रहती है। क्लियर? अब एक काम और ये और करता है कि क्या करता है कि हमने बात की कि ये कैलोरीजेनिक इफेक्ट को कॉज करता है। ठीक, कैलोरीजेनिक इफेक्ट को कॉज करने का मतलब क्या है कि ये जो है हार्मोन, ठीक है, ये क्या करेगा, ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा देगा। क्या करेगा, ध्यान से बात सुने, कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है उसको बढ़ाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज का अमाउंट जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तब क्या होगा कि इंसुलिन भी रिलीज होगा। तो इनडायरेक्टली ये जो हार्मोन है, ये टॉपिक हार्मोन नहीं है, हमें पता है ये टॉपिक हार्मोन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को भी इफेक्ट करेगा। क्लियर? अब मान लीजिए जो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं ग्लूकोज है, उसको तोड़ा जाता है एनर्जी के लिए। ठीक है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए। तो एनर्जी जो है वो कैसे मिलती है, हमें हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसके हम पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, क्रेब साइकिल होता है, उसके बाद में क्या होती है, ईटीएस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लाइकोलाइसिस को ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ग्लाइकोलाइसिस को ऑपरेट करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, क्रेब साइकिल भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि क्रेब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देता है ये हार्मोन, क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देता है तो मतलब एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब आपको ये बात एकदम क्लियर होगी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करवा देता है ये। ठीक है, क्लियर? तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जब बढ़ जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि सरफेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, नॉर्मल नंबर जो होता है उनके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो उनकी मतलब क्या है कि सरफेस भी कम है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, एज कम्पेयर टू होल बॉडी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए तो मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी तो बढ़ी है। क्लियर? तो मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा करवाता है। ठीक, किससे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ा के। नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिक रेट को भी ये बढ़ा देता है। ये भी आपको बात समझ आई होगी कि मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, एक काम और करता है कि जो एक्टिविटी है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की हमने बात की थी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, एक्चुअल में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिक, हम लोग बोले कि जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है, मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा हमने जो थायरोसाइड थी, ठीक है, हमने बात की कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर भी क्या होता है कि एटीपीएस पंप जो है वो पाया जाता है। ठीक है, एटीपीएस जो पंप है वो पाया जाता है। तो करता क्या है कि ये हार्मोन सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी, एटीपीएस जो पंप है इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक, जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तब क्या होता है कि जो स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मल स्टेट से जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वो स्टेट कौन सी हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। क्लियर? तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं थायराइड हार्मोन के, हम लोग क्या करते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आइए जानते हैं थायराइड हार्मोन का इफेक्ट ऑन ग्रोथ। ठीक, कि ग्रोथ को ये किस टाइप से इफेक्ट करता है।
तो ग्रोथ के बारे में हम जानते हैं कि मेटामॉर्फोसिस जो है, ठीक, मेटामॉर्फोसिस पता होगा आपको, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं कि जो लार्वल स्टेज होती है, इन जनरल हम एग्जांपल लेते हैं टेडपोल का, ठीक है। टेडपोल किसका लार्वा होता है? फ्रॉग का। तो टेडपोल लार्वा जो होता है, ठीक है, जब वो एडल्ट के अंदर मैच्योर होता है, ठीक है, एडल्ट स्टेज को वो गेन करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। या फिर कोई भी लार्वा, सिर्फ टेडपोल ही नहीं, कोई भी लार्वा जब एडल्ट स्टेज को गेन करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस क्या है? ग्रोथ है, ठीक, समझ आ रहा होगा आपको कि लार्वल स्टेज जो है वो अडल्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? ग्रोथ है। और मेटामॉर्फोसिस के ऊपर क्या होता है? थायराइड हार्मोन का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। क्लियर? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर बॉडी जो होती है, ठीक है, अगर उसके अंदर आयोडीन का अमाउंट बढ़ा दें, ठीक है, आयोडीन का अमाउंट बढ़ा दें, या फिर थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोवाइड कर दें किसको? टेडपोल को, तो उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है उसकी रेट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। क्या होती है कि उसकी जो मेटामॉर्फोसिस की जो रेट है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक। आयोडीन प्रोवाइड करने से। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या है? एक मेजर सब्सटेंस है थायराइड हार्मोन का, पता होगा आप, ठीक है, पढ़ा है हमने। तो उसके कारण क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाता है, जो कि ग्रोथ का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड ह्यूमंस के अंदर भी क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है काफी ज्यादा एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन है, जो हार्मोन है उनका, इस हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है बच्चों की ग्रोथ पे, बच्चों की ग्रोथ पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट क्या है, थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तब क्या है, जो ग्रोथ है बच्चों की वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाती है? रिटार्ड हो जाती है। अगर मान लीजिए जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड जो हार्मोन है ये नहीं रिलीज हो रहा, ठीक है, ये नहीं रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, तो ग्रोथ क्या रह जाती है? रिटार्ड हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड होने का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्लियर? और इसी का उल्टा अगर हम लोग देखेंगे, जो थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो, अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो, तो जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं? टॉल हो जाते हैं, ठीक, बच्चे जो है वो टॉल हो जाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन के कारण नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, ये किसके कारण है? ये थायराइड हार्मोन के कारण है। क्लियर? क्योंकि ग्रोथ पे भी क्या करता है? अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक। अगर मतलब थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ इनिबिट हो जाएगी। और अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जो बेबी है या जो बच्चा है वो टॉल काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ के अंदर हम लोग एक बात और देखते हैं कि जो मेंटल ग्रोथ है, क्या है? मेंटल ग्रोथ। जो मेंटल ग्रोथ है उसको भी क्या है कि ये हार्मोन इफेक्ट करता है, मेंटल ग्रोथ को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक। मतलब जो इंडिविजुअल जिसके अंदर क्या है कि ग्रोथ, ये थायराइड हार्मोन है, ये नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो उसके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल डिसेबिलिटी है वो नहीं होगी, ये बहुत कम होगी, ठीक है, रेयर चांस में होगी। लेकिन जिसके अंदर थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा कि मेंटल एबनॉर्मलिटीज उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगी। हमें क्या है? मेंटल एबनॉर्मलिटीज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है, मेंटल एबनॉर्मलिटीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब अगर थायराइड हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा तो मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस। अब बॉडी के कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर भी क्या करता है जो थायराइड हार्मोन है अपना इफेक्ट दिखाता है। कैसे दिखाता है? आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या करता है? स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कैसे करता है एक्चुअल में? ये कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको पता होगा, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ एक स्टेप्स होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में हम बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस आपको पता होगा, इसके अंदर क्या किया जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। और इसके अलावा एक प्रोसेस और होती है, कौन सी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली नियोजेनेसिस, ठीक, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज किया जाता है, मतलब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बना ली जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें आप कि मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। जो थायराइड हार्मोन है क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, ठीक है, तो मतलब ग्लाइकोलाइसिस को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, ठीक, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी मिलती है, ठीक।
और ग्लूकोनियोजेनेसिस से होता क्या बेसिकली कि जो ग्लूकोज यूज हो चुका है उसको दोबारा से बनाया भी जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इधर तो कैटाबॉलिज्म का फंक्शन हो रहा है। ठीक है, इधर क्या है, चीजों को तोड़ा जा रहा है और इधर चीजों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इधर क्या है, इधर तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, इधर क्या है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। क्लियर? तो ये क्या है, एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म है जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्टिमुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक, एडिपोज टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है, तो थायराइड हार्मोन करता क्या है बेसिकली कि जो फैट मेटाबॉलिज्म इसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो मतलब क्या करेगा, ये फैट का ऑक्सीडेशन करवा देगा। क्या करवाएगा, फैट का ऑक्सीडेशन करवा देगा। ठीक, क्या करेगा, फैट का ऑक्सीडेशन करवा देगा। अब फैट का ऑक्सीडेशन करने से होगा क्या कि एनर्जी वहां से भी मिलेगी अपने को। ठीक है, फैट का ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि एनर्जी वहां से भी मिलेगी। तो मतलब जो बेबी है, ठीक है, या जो कोई बच्चा या कोई इंडिविजुअल की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर उसके अंदर वो काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर थायराइड हार्मोन का अमाउंट हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, फैट का ऑक्सीडेशन होगा। और फैट का ऑक्सीडेशन होने से जो एडिपोज टिश्यू है वहां से फैट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो मतलब उसका मोटापा भी कम हो सकता है। क्लियर? ठीक, समझिए बात। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको ये बात समझ आई होगी कि जो मोटापा है उसको ये कम कर देता है, कौन, थायराइड हार्मोन। अगर और इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है। कैसे कि नॉर्मली अगर मान लीजिए थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, जब रिलीज नहीं हो रहा है तब क्या है कि फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फैट एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होती रहेगी और जो पर्सन है वो मोटा हो जाएगा। ठीक है, ओबेसिटी उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी। क्लियर? ये है फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो हमने बात की है स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली जब कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ता है ब्लड के अंदर, बेसिकली ग्लूकोज का जब अमाउंट बढ़ता है ब्लड के अंदर, ठीक है, तब एक बात और ध्यान रखें कि वहां पर जो इंसुलिन है, ठीक है, वो भी रिलीज होता है। पैनक्रियाज वहां पर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब इंसुलिन रिलीज होता है, तो वहां पर क्या होता है, इंसुलिन भी रिलीज होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स सॉरी। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड हार्मोन है, ये बेसिकली करता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, प्लाज्मा में से, ध्यान से बात सुनिए, प्लाज्मा में से कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, इनका अमाउंट जो है कम कर देता है। क्या करता है ये, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, उसको ऐड करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, इसके जो अमाउंट है प्लाज्मा के अंदर इसको ये कम करेगा। क्लियर? लेकिन प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड जो हैं उनका नंबर बढ़ाएगा। क्या करेगा, फैटी एसिड जो हैं, फ्री फैटी एसिड जो हैं उनका नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स का नंबर जो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि प्लाज्मा के ऊपर ये क्या इफेक्ट दिखाता है कि प्लाज्मा में से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स को ये कम कर देता है, लेकिन फैटी एसिड्स को ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा है, ठीक, उसके अंदर क्या करता है, फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, फैट को जब ये तोड़ेगा तो फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो एक बात और ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल से रिगार्डिंग है कि लिवर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लिवर के अंदर क्या पाए जाते हैं, LDL करके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाम क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या होते हैं, लिवर के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जब लिवर के ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तब क्या होता है कि लिवर कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है ज्यादा, ठीक है, और उसको रिमूव भी करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम बोल सकते हैं कि वो काम करने लग जाता है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू क्या काम होता है कि लिवर ये काम भी करने लग जाता है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं
उनके अंदर क्या होता है कि विटामिन जो होते हैं वो एसेंशियल पार्ट होते हैं, ठीक है। को एंजाइम की बात करें चाहे हम मेन एंजाइम की बात कर लें, उनके अंदर क्या होता है, विटामिन हमारे लिए काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो अब मान लीजिए ये कर रहा है, एनाबॉलिक फंक्शन कर रहा है, तो एंजाइम्स तो वहां पर चाहिए होंगे, ठीक है। एंजाइम्स सही होंगे तो मतलब वहां पर क्या है कि एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी होगा। अब एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए हमें पता है कि विटामिन जो हैं वो काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं, तो मतलब विटामिन भी चाहिए होंगे, ठीक। तो क्या होता है बेसिकली कि रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन वो बढ़ जाती है जब थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। इसके अलावा क्या करता है, बॉडी वेट को डिक्रीज करता है। क्या करता है, बॉडी वेट को डिक्रीज करता है। कैसे करता है, हमें पता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है कि लगातार ये ग्लूकोज का डिग्रेड करता रहता है, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन जब करेगा, ठीक है, फैट को जब ये ब्रेक डाउन करेगा, तब नॉर्मल सी बात है कि बॉडी का जो वेट है वो तो कम होना ही होना है, ठीक है। बॉडी का जो वेट है वो कम तो होना ही होना है। अब बॉडी का वेट कब कम होगा, जब ये कैटाबॉलिक फंक्शन करेगा। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो बॉडी का वेट जो है कम होगा ही होगा, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, एपेटाइट के भी ऊपर भी अपना फंक्शन दिखाता है, ठीक है। मतलब जो भूख है उसके ऊपर भी अपना इफेक्ट दिखाता है कि अगर कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो भूख भी बढ़ेगी, और भूख जब बढ़ेगी तो खाना खाएंगे, और खाना खाने से जो कैटाबॉलिज्म हुआ है उसकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है, उसको काउंटर बैलेंस किया जाएगा, क्लियर। और इसके बाद में जो नेक्स्ट और बहुत सारे फंक्शन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आइए जानते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में, ठीक, थायराइड हार्मोन के फंक्शन। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या करता है, ये अपने काफी सारे फंक्शन दिखाता है, ठीक। जैसे सबसे पहले क्या करता है कि ये ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। अब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कैसे होगा, जब तक जो सेल्स हैं उनके पास ब्लड सप्लाई ही ना होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ब्लड फ्लो उसको बढ़ा देता है, ठीक। अब जो ब्लड फ्लो है ये कैसे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि जो कार्डियक आउटपुट है आप इसको बढ़ाओ, ठीक। इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। कार्डियक आउटपुट क्या होती है कि पर यूनिट टाइम के अंदर जितना भी ब्लड जो है पंप किया जा रहा है, ठीक, पर यूनिट टाइम के अंदर ब्लड जितना पंप करता है हार्ट, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक। तो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ते हैं तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कार्डियक आउटपुट कब बढ़ेगी, जब हार्ट रेट बढ़ेगी। क्या होगी, जब हार्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक। हार्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इससे जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक। सिंपल सी बात है कि अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो क्या हार्ट कमजोर होगा या हेल्दी होगा, ठीक है, या मजबूत होगा। तो हार्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज करता है। क्या करता है, जो हार्ट है उसकी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जाता है ताकि वो हार्ट रेट को इंक्रीज किया जा सके, ठीक। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं किसके, थायराइड हार्मोन के, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। अब क्या होता है कि जब, सिंपल सी बात ध्यान रखें आप, जब हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कभी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर हम लोग बोलें कि आर्टेरियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा थायराइड हार्मोन है वो आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल रखता है। क्या रखता है, आर्टेरियल प्रेशर को नॉर्मल रखता है ताकि बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी हो सके, ठीक। ये बात समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट बात जो है कि रेस्पिरेशन को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रीथ्स भी इंक्रीज कर देता है, और डीपनेस ऑफ ब्रीथ जो है, ठीक है, डेप्थनेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, या डीपनेस ऑफ ब्रीथ बोल सकते हैं, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ग्लूकोज को आपने तोड़ना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने ग्लूकोज को तोड़ना है तो आपको क्या चाहिए, यू नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, रेस्पिरेशन से तो आएगी ना, ठीक है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन का मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, रेस्पिरेशन ये सेलुलर रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है ताकि मेटाबॉलिज्म बढ़ सके, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो O2 चाहिए। अब O2 कहाँ से आएगी, जो ब्रीदिंग हम करते हैं वहां से आएगी। तो मतलब जो ब्रीदिंग की रेट है उसको भी बढ़ाएगा ये, ठीक है। डेप्थनेस जो है ब्रीथ की उसे भी बढ़ाएगा, प्लस में मेटाबॉलिज्म को जब बढ़ाएगा तो O2 का कंजम्पशन भी होगा, ठीक। तो मतलब रेस्पिरेशन को ये काफी हद तक इफेक्ट करता है। कौन सा हार्मोन, हम लोग बात करें थायराइड हार्मोन, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की कि ये क्या करता है। अब जो हम लोग फूड ले रहे हैं, ठीक है, फूड ले रहे हैं,
अब फूड ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या करता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि जो फूड है वो तेजी से आगे जाए। ठीक है, जब फूड आगे जो है वो तेजी से जाएगा, ठीक है, जब आगे तेजी से जाएगा तभी तो क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो भी तेजी से होगा ना। ठीक है, अगर मान लीजिए फूड एक ही जगह पड़ा है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकता है, क्लियर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है उसको बढ़ा देता है ये। ठीक, क्या हो सकता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ये बढ़ा देता है। ठीक, समझ आई बात आपको। नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो एक्साइटेटरी इफेक्ट्स हैं ये सीएनएस के ऊपर डालता है। क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर क्या करता है, ये अपना जो एक्साइटेटरी फंक्शंस है वो डालता है। ठीक, कैसे करता है ये, हमने बात की थी कि जो वर्किंग है ब्रेन की, सीएनएस के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले ब्रेन की। ठीक है, कि जो मेंटल रिटार्डेशन है हो जाती है अगर थायराइड हार्मोन रिलीज ना हो, तो मतलब जो ब्रेन है उसको एक्टिव भी करता है। क्या करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। ठीक है, और अगर ब्रेन एक्टिव रहता है तो पर्सन क्या आता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, उसका जो ब्रेन है वो नॉर्मली फंक्शन करता रहता है। ठीक है, स्लगिश वो नहीं होता ब्रेन एक्चुअल में। क्लियर, समझ आई होगी बात आपको। ठीक, तो बेसिकली करता क्या है कि जो ये हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो कॉन्शियसनेस है उसके लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है, जो कॉन्शियसनेस है उसके लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑन द फंक्शन ऑफ द मसल्स। ठीक, जो मसल्स हैं, ध्यान से बात सुनिए, जो मसल्स हैं इनके फंक्शन के ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है कि अगर नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है तो जो हमारी मसल्स हैं वो क्या करेंगी, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, नॉर्मल रिलैक्सेशन करेंगी, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, नॉर्मल रिलैक्सेशन करेंगी। ठीक, और अगर मान लीजिए थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक, या कम हो रहा है, तब होता क्या एक्चुअल में कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, या तो उसके बाद में जो रिलीज है उनका, ठीक है, रिलैक्सेशन है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होता है। क्लियर, तो जो मसल्स हैं एक्चुअल में वो स्लगिश हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं अगर जो थायराइड हार्मोन है वो रिलीज ना हो। क्लियर, जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं अगर थायराइड हार्मोन रिलीज ना हो। ठीक, ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। क्लियर, नॉर्मल कंडीशन के अंदर उसको सही रखता है। नेक्स्ट बात करें कि इफेक्ट ऑन स्लीप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि नॉर्मली हमने पढ़ा भी है कि मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाई साइड कर रहा है, हर चीज को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, एक्साइट कर रहा है बॉडी को एक्चुअल में। तो ऐसा तो है नहीं कि बॉडी काम कर रही है और बॉडी थके नहीं। ठीक है, जब बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाती है, ठीक है, बॉडी जब थक जाती है, जब बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाती है, ठीक, तब क्या होता है कि एक्चुअल में बंदे को नींद आती है, पर्सन को नींद आती है। ठीक है, लेकिन ये जो हार्मोन है ये नींद भी नहीं आने देता। कैसे, जो साइनेप्स होते हैं, ठीक है, जो साइनेप्स होते हैं जहां पर दो न्यूरॉन्स आकर मिलते हैं, साइनेप्स जहां पर होता है वहां पर ये अपनी एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, वहां पर ये क्या करता है, अपनी एक्टिविटी दिखाता है और वहां पर एक्साइटेटरी सिग्नल्स को रिलीज करवाता है। तो मतलब एग्जॉस्टेड होने के बाद में भी जो पर्सन है वो सो नहीं पाता। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर ज्यादा अमाउंट में है तो, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो क्या है कि नॉर्मल एक्टिविटी होगी, लेकिन जो स्लीप है उसके ऊपर इसका ये इफेक्ट पड़ता है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इफेक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हालांकि ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये अदर जैसे हमारा जो क्या बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि अदर ग्लैंड्स को सिमुलेट करते हैं। हालांकि ये क्या है कि ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, इसके जो फंक्शंस हैं वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं। कैसे, हमने जो ग्लूकोज का लेवल हमने बात की थी कि बढ़ जाता है, तब क्या होता है, इंसुलिन भी बढ़ता है। इसकी बात की थी हमने, क्या होता है कि जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तब इंसुलिन भी बढ़ता है। ठीक, ये बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम अब क्या करता है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को भी एक्टिवेट ज्यादा करता है। क्या करता है, जब ये ज्यादा रिलीज होता है हार्मोन थायराइड, तब ये पैराथायरॉयड की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है, एक्चुअल के अंदर जो हम बात करें कि पैराथायरॉयड की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, ये देखिए कि जो बोन्स होती है नॉर्मली, एक बात ध्यान सुनिए, जो बोन्स होती है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, बोन का फॉर्मेशन करती हैं
और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं ये पुरानी बोन को डिग्रेड करती हैं, ठीक है, पुरानी बोन को क्या करती हैं, डिजनरेट करती हैं, ठीक है, डिजनरेट कर देती हैं, क्लियर, डिग्रेड कर रही हैं। और जब ये दोनों सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये नॉर्मल अपना फंक्शन करती रहती है, तो बोन जो है उसकी रीमॉडलिंग होती रहती है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को क्या करती रहती है, खत्म करती रहती है, और उसके ऊपर फिर ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम करती रहती है, तो लगातार न्यू बोन बनती रहती है, ठीक है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये जो हार्मोन है हमारा कौन सा, थायराइड, ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल है इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। जब ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है तब क्या होता है एक्चुअल में कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी नॉर्मल है कि बढ़ेगी, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट की जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑस्टियोब्लास्ट है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लगातार जो बोन है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन लगातार होता रहता है, ठीक, क्या होता रहता है कि बोन जो है वहां पर लगातार कैल्शियम का डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। इस बात को हम लोग नेक्स्ट जो हार्मोन है उसके बेस में भी पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि इफेक्ट ऑन सेक्सुअल फंक्शंस, क्या है, सेक्सुअल जो फंक्शंस हैं, जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं उसके ऊपर ये अपना कैसे इफेक्ट दिखाता है। ध्यान से बात सुने कि हमें पता है कि जो लिबिडो होता है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर जिसको बोलते हैं उसको लिबिडो भी बोलते हैं, ठीक है। लिबिडो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सेक्सुअल डिजायर के लिए यूज करते हैं। तो जो लिबिडो है, ध्यान से बात सुने, जो लिबिडो है अगर हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, अगर ये जो हार्मोन जो है ये कम सिक्रीट हो रहा है तब क्या है कि लिबिडो भी डिक्रीज हो जाती है, क्या होती है, जो लिबिडो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। अब जब लिबिडो डिक्रीज हो जाती है मतलब सेक्सुअल डिजायर जब क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर जब कम हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्स लाइफ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका, क्लियर। तो यहाँ पर होता है क्या, फीमेल्स के अंदर बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं वहां पर ये काम और करता है कि मेनोरेजिया को कॉज करता है, क्या करता है, मेनोरेजिया को कॉज करता है, ठीक है, मेनोरेजिया को कॉज करता है, और पॉलीमेनोरिया को भी कॉज करता है, क्या करता है, पॉलीमेनोरिया को भी क्या करता है, ये कॉज करता है, ठीक। मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया एक्चुअल में ये टर्म्स किसके लिए हैं, ये टर्म्स वो हैं कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जब मेंसेस होते हैं तब फ्रीक्वेंट और ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में जो ब्लीडिंग है वो होती है, ठीक है। मेनोरेजिया में क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और पहले पॉलीमेनोरिया के अंदर क्या होती है कि फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, मेनोरेजिया के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और पॉलीमेनोरिया के अंदर क्या होती है कि फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है, क्लियर। ये है लिबिडो के ऊपर इसका इफेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिलेशन टू कैटेकोलामाइंस। अब कैटेकोलामाइंस के अंदर बेसिकली हम लोग दो हार्मोन्स को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, कौन कौन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब उन दोनों हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब वो रिलीज होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बेसिकली ये सारे फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो हार्मोन भी क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं वो क्या है, रिलेशन में है कैटेकोलामीन्स के, ठीक है, हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेकोलामीन्स हैं इनके जो फंक्शन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कैटेकोलामीन्स जो हैं इनके जो फंक्शंस हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक। ये है थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन। थायराइड हार्मोन के अंदर बेसिकली 3 हार्मोन आ जाते हैं, कौन कौन से, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, कैल्सिटोनिन रह गया थोड़ा सा, वैसे उसका फंक्शन हो चुका है यहाँ पर क्योंकि वो भी थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन के अंदर ही हमने क्या किया, उसका फंक्शन भी स्टडी कर लिए। तो कैल्सिटोनिन की बात करें, कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन क्या है, बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जिसे कि पैराफॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं, फॉलिकल्स के जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उनके बाहर में जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके बाहर जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, वो क्या करती हैं, कैल्सिटोनिन को रिलीज करती हैं, क्या करती हैं, कैल्सिटोनिन को रिलीज करती हैं। ये एक्चुअल में ये 32 अमीनो एसिड्स का एक क्या है, हार्मोन है, ठीक है, 32 अमीनो एसिड्स लंबा एक हार्मोन है, क्लियर। और ये प्रोपेप्टाइड के क्लीवेज से बनता है। क्या होता है कि इसकी प्रीकर्सर फॉर्म क्या होती है, प्री प्रोपेप्टाइड जो होती है, ठीक, उसके अंदर जब क्लीवेज होते हैं तब क्या होता है कि कैल्सिटोनिन का फॉर्मेशन होता है, तब ये रिलीज किया जाता है।
और इसका जो फंक्शन है बेसिकली थायराइड, हम बात करें कैल्सिटोनिन का, ठीक है, थायराइड हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ठीक है, पीटीएच जो ग्लैंड है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ठीक है, उसके एंटागोनिस्टिक है, पैराथायराइड हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। अब पैराथायराइड हार्मोन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एंटागोनिस्टिक कैसे है। तो जो कैल्सिटोनिन है, हमने उसका फंक्शन देख लिया कि वो क्या करता है, एक्चुअल में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक। अब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जब कम हो जाती है, ठीक है, तब होता क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो मतलब क्या होता है, बोन फॉर्मेशन तेज हो जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, बोन फॉर्मेशन तेज हो जाता है, क्लियर। और अगर मान लीजिए, और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कब रिलीज होता है, जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कब रिलीज होता है एक्चुअल में, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जब नॉर्मल से हटके हो जाता है, ठीक है, अब नॉर्मल लेवल हो जाता है, तब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक। अब एक बात सुने कि हमें पता है कि जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम है बोन्स के अंदर, उसको क्या करता है कि बोन के ऊपर डिपॉजिट करवा देता है, कौन, हमारा ये जो कैल्शिटोनिन हार्मोन है, ठीक। कैसे कि जो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए क्या होता है कि बोन जो होती है उसके ऊपर लगातार कैल्शियम का डिपोजिशन होता रहता है, ठीक, समझिए बात आपको। तो मतलब क्या है कि बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल को बढ़ा देगा, कौन, हमारा कैल्शिटोनिन जो हार्मोन है ये, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें कि जो कैल्शिटोनिन हार्मोन है, जो कैल्शिटोनिन हार्मोन है, एक काम और करता है कि अगर मान लीजिए प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है प्लाज्मा के अंदर, तब ये क्या करता है कि जो कैल्शियम है उसको यूरिन के साथ में एक्सक्रीट भी करवा देता है, क्या करता है, यूरिन के साथ में एक्सक्रीट भी करवा देता है, कौन, कैल्शिटोनिन, ठीक। किडनी के ट्यूब्यूल्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और तब वहां से क्या होता है कि बाद में जो कैल्शियम है उसको रिलीज करवा दिया जाता है, ठीक है, बाहर एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। तो ये था कैल्शिटोनिन T3 और T4 के बारे में, ठीक है। हम बेसिकली हमने क्या किया, कैल्शिटोनिन को पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि वो भी एक क्या है, थायराइड हार्मोन है, तो बाद में बता दिया कि थायराइड जो कैल्शिटोनिन है उसका बेसिकली ये फंक्शन मेजर होता है, ठीक। T3 T4 का फंक्शन क्या है फिर, वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बोन फॉर्मेशन है उसकी एक्टिविटी को तेज कर देता है, क्या करता है, बोन फॉर्मेशन की एक्टिविटी को तेज कर देता है। अब कैसे तेज करता है, जो कैल्शिटोनिन है वो यहाँ पे काम आता है, क्लियर। तो ये था इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। आइए एक बात और करते हैं हम लोग कि ये जो हार्मोन्स हैं इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इनका रेगुलेशन कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, इन हार्मोन्स का हम बात करें कि रेगुलेशन होता है, ठीक। कैसे होता है आइए देखते हैं। जब बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है, जब बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम होती है, ध्यान से बात सुनिए, जब बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिक जो रेट है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर जिसको बोल सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, अगर वो कम है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है ना, तब हमारा जो पिट्यूटरी है तब वो एक्टिवेट हो जाती है, क्या होती है, पिट्यूटरी जो है एक्टिवेट हो जाती है, और तब वो क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। पिट्यूटरी क्या करती है, पिट्यूटरी क्या करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है, क्या करती है, पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब रिलीज होगा, जब जो हम बात करें कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जब अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस फंक्शन क्या करेगा कि वो टीआरएच हार्मोन को सिक्रीट करेगा, क्या करेगा, टीआरएच हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो टीआरएच जब हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाएगा पिट्यूटरी के ऊपर, तो पिट्यूटरी क्या करेगी, उसके रिस्पॉन्स के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअल में कहां पर काम करेगा, ये काम करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड से फिर थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे, और थायराइड हार्मोन फिर क्या करेंगे, इस बेसल मेटाबॉलिक रेट जो कम हुई है इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, तब क्या होता है कि इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है हाइपोथैलेमस के फंक्शन को, ठीक है। मतलब टीआरएच यहां से कम हो जाएगा फिर, और टीआरएच अगर कम हो गया तो इसके साथ में इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करती है, पिट्यूटरी के फंक्शन को भी इनहिबिट कर देती है, कम कर देती है। तो मतलब नेगेटिव फीडबैक जा रहा है इनके पास, हाइपोथैलेमस के पास में और पिट्यूटरी के पास में,
ठीक। तो जब ये दोनों हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो यहाँ पर थायराइड भी अपना हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का रिलीजन नहीं है वो यहाँ से, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है कि इन हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक। आइए जानते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक। डिसऑर्डर्स बेसिकली कब हो जाते हैं और कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक। एक तो तब हो जाता है जब जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक, उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए, तो मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और अगर ज्यादा होने लग जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल देते हैं। मतलब थायराइड हार्मोन अगर कम है तो हाइपो, और अगर ज्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक। और इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड में ही कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए उसके स्ट्रक्चर में तो उसे क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज बोल देते हैं। बेसिकली 3 टाइप के हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, ठीक। बात करते हैं कि डिसऑर्डर होते क्यों हैं, ठीक, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। डिसऑर्डर कब होते हैं, जब मान लीजिए कि जो ग्लैंड है वो फेल कर जाए, ठीक है, कोई डिजीज होगी ग्लैंड की, ठीक है, तो वो ग्लैंड काम नहीं करे, इसलिए क्या बोल देते हैं उसे, ग्लैंड फेलियर बोल देते हैं, ग्लैंड फेलियर, ठीक। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी है, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी है, अगर ये काम ना करें, ठीक है। और क्या कारण है डिसऑर्डर्स का, कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन तो मेजर पार्ट है थायराइड हार्मोन्स का, ठीक। इसलिए ये 3 कारण है बेसिकली जिसके कारण डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है वो कम सीक्रेट होता है, ठीक। क्या होता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज होता है ग्लैंड से, क्लियर। तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, कि हाइपोथायरॉयडिज्म बोल देते हैं। बेसिकली ये भी इन्हीं कंडीशन में होता है कि जब ग्लैंड फेल कर जाती है तब थायराइड हार्मोन है वो रिलीज नहीं हुआ, या फिर जब स्टिमुलेशन नहीं आएंगे थायराइड या थायराइड के लिए स्टिमुलेशन नहीं आएंगे हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी से, या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हमको इन 3 केस में हो सकता है, क्लियर। और हाइपोथायरॉयडिज्म के हमें और बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे क्या है, मिक्सिडीमा। सबसे पहले डिसऑर्डर जो है वो क्या है, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो डिजीज है, जब हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कम रिलीज होता है तब ये हो जाती है, ठीक। इसमें होता क्या है कि डर्मिस के नीचे जो स्किन है, डर्मिस, ठीक, जो स्किन है इसकी लेयर होती है, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस के नीचे क्या होता है कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होने लग जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का क्या होने लग जाता है, डिपोजिशन होने लग जाता है, ठीक है। डिपोजिशन होने के कारण क्या होता है बेसिकली, कि जहां पर डिपोजिशन होता है या फिर जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर एडिमा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। एडिमा हो जाता है तो मतलब वहां पर क्या आती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, रेड स्वेलिंग आ जाती है, वहां पर क्या आती है, रेड स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। और सीवियर केस में क्या होता है कि हमें लीजन्स भी स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं, क्लियर। तो ये कब होता है मिक्सिडीमा, जब डर्मिस के नीचे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, तो रिजल्टेंट जो एरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि रेडिश स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, उसके कारण हमें मिक्सिडीमा हो जाता है। इसके अलावा बेसिकली इसके अंदर और क्या कुछ होता है कि जब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी 20 to 40% ही रह जाती है, 20% टोटल की 20 to 40% रह जाती है, तब ये रोग हो जाता है, क्लियर। कौन सा, मिक्सिडीमा, ठीक। इसके अलावा मिक्सिडीमा में के अंदर होता क्या है बेसिकली, कि ये वुमेन्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है, क्या होती है, वुमेन्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है एज कंपेयर टू मेंस, ठीक है। आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या होती है, पहली बात तो लिख लें, वुमेन्स के अंदर क्या होती है, मोर कॉमन होती है। और क्या होती है इसके अंदर, आर्म्स के अंदर, ठीक है, और जो लेग्स होती है ना, ठीक, लेग्स, काफ वाला जो एरिया होता है बेसिकली, या और कहीं पे भी जहां पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड होगा वहां पर एडिमा हो जाएगा, ठीक है, ये इफेक्ट हो जाते हैं इन जनरल। और मिक्सिडीमा के अंदर बेसिकली और क्या कुछ होता है कि यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा एसाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा हमें एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एसाइटिस बेसिकली क्या होता है कि जो पेरिटोनियम है, बॉडी के अंदर जो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, वहां पर क्या होता है कि सीरस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, क्या हो जाता है, सीरस फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक। और उसे क्या बोलते हैं हम, एसाइटिस की कंडीशन बोल देते हैं। फिर ये होता है मिक्सिडीमा के अंदर, ये होता है मिक्सिडीमा के अंदर, ठीक।
उम्मीद है आपको मिक्स्ड एडिमा समझ आया होगा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फेस होता है, ठीक है, जो फेस होता है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। मिक्स्ड एडिमा के अंदर एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है, एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन लेस फेस हो जाता है। और जो आईज हैं वो पफ्ड हो जाती हैं, ठीक है, आईज जो हैं वो क्या हो जाती है, पफ्ड हो जाती हैं। तो पफ्ड आईज हम बोल सकते हैं, पफ्ड आईज की कंडीशन बन जाती है। क्लियर। अब उसके बाद में क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो अंदर हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ने वाले हैं वो है हाशिमोटो डिजीज। 1912 के अंदर 1912 के अंदर क्या हुआ कि एक जापानीज साइंटिस्ट, जापानीज डॉक्टर एक्चुअल में फिजिशियन थे, क्या थे, फिजिशियन, फिजिशियन हकारू हकारू हाशिमोटो। उन्होंने क्या किया था कि इस डिजीज को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1912 के अंदर। हकारू हाशिमोटो ने, जापानीज एक क्या थे, फिजिशियन थे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था, एक पेशेंट के अंदर इस डिजीज को डिस्कवर किया, तो इसका नाम क्या हो गया, हाशिमोटो डिजीज हो गया। हाशिमोटो डिजीज के अंदर बेसिकली इसका कारण क्या है, पहली बात तो इस डिजीज का कारण क्या है, तो पहली बात तो क्या है, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं इसके, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक रीजन के अंदर बेसिकली क्या कुछ आ जाएगा इसके अंदर कि जैसे कोई फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा हो रहे हो, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हो, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर ज्यादा हो रहे हो तब क्या होता है कि उस फैमिली के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाशिमोटो डिजीज हो जाए उसको। क्यों? क्योंकि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है खुद ही, ठीक है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं वो थायराइड ग्लैंड को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ऑटो इम्यून मतलब खुद को ही क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, खुद की बॉडी की ऑर्गन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देते हैं उसको, ठीक। तो इसके कारण क्या हो जाती है, हाशिमोटो डिजीज हो जाती है, ठीक। हाशिमोटो डिजीज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो हाशिमोटो डिजीज है, ठीक, ये जो टोटल अपनी पॉपुलेशन है उसके अंदर लगभग 5% को होती है, टोटल पॉपुलेशन के अंदर क्या होती है, 5% के अंदर हो जाती है कौन सी, हाशिमोटो डिजीज, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमें देखने को क्या मिलता है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक। जो पर्सन है जिसको ये हो चुकी है उसका वेट गेन हो जाता है, क्या हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसको, क्या होता है, उसके अंदर वेट गेन की कंडीशन आ जाती है, वेट उसका गेन हो जाता है, ठीक। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं। इसके अलावा जनरल पेन होता है, उसको जनरल पेन होता है, ठीक। जो पर्सन है वो क्या है, मतलब थोड़ा आलसी, थोड़ा इस टाइप से फील करेगा, आलस टाइप से वो फील करेगा, ठीक, एक्टिव नहीं रहेगा वो जो पर्सन है जिसको ये हो जाता है, क्लियर। डिप्रेशन काफी ज्यादा रहता है, ठीक है, क्या रहता है, डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, ठीक है। और पर्सन जो है वो आलसी फील करेगा, मतलब टायर्ड फील करेगा, थका हुआ फील करता है हाशिमोटो डिजीज के अंदर, ठीक। तो ये थी हाशिमोटो डिजीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिजीज है वो है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमें क्रेटिनिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलता है, क्रेटिनिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। और क्रेटिनिज्म भी बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। क्रेटिनिज्म क्या है कि रिटार्डेड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, मतलब जो फिजिकल मॉर्फोलॉजी है नॉर्मल पर्सन की, ठीक है, वो भी रिटार्ड हो जाएगी, और जो मेंटल उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है वो भी रिटार्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली लर्निंग की जो हैबिट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाती है, उसे बोल देते हैं क्रिटिनिज्म, क्लियर। तो एंडेमिक क्रिटिनिज्म किसका होता है, जिसके अंदर ऐसे कुछ एक कंट्रीज होती हैं, ऐसी कुछ एक एरियाज होते हैं जहां पर जो सॉइल होती है वहां पर सॉइल के अंदर आयोडीन का अमाउंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां की जो सरकारें हैं उनको एंडेमिक क्रिटिनिज्म जो है उनके लिए एक बड़ी डिजीज निकल के सामने आती है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर बेसिकली हो जाती है, ठीक है। जहां पर आयोडीन है नहीं, जहां पर आयोडीन की सप्लाई नहीं है वहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि फिर आयोडीन की सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, फिर कहीं जाकर इस डिजीज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म है। न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म के अंदर होता क्या है कि बेसिकली जब जो इंडिविजुअल होता है वो फिटस कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है, फिटस कंडीशन में होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। तो फिटस का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट या फिर सेकंड जो ट्राइमेस्टर है, ठीक, इसके दौरान अगर जो बेबी है उसको थायराइड हार्मोन ना मिले, ठीक है, थायराइड हार्मोन ना मिले, तब क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल हमें क्या देखने को मिलती है, क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है
कि कॉम्प्लिकेशंस क्या कुछ आती हैं कि जो पर्सन है वो सुन नहीं सकता, ठीक है, अनेबल टू हियर होता है, उसको सुन नहीं सकता वो जो पर्सन है, ठीक है, जिसको न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म हो जाएगा, वो पर्सन जो है वो सुन नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा जो मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो मोटर फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, ठीक है, मोटर फंक्शंस जो होते हैं ब्रेन के, वो भी कंप्लीटली नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो ये था किसके बारे में, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म के बारे में। नेक्स्ट है मिक्स्ड इडेमेटस क्रिटिनिज्म। मिक्स्ड इडेमेटस क्रिटिनिज्म के अंदर क्या है बेसिकली कि जो पर्सन है, ठीक है, इसके जो मिक्स्ड इडेमेटस क्रिटिनिज्म के जो हम बोले कि सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं, और सबसे कम सीवियर होता है, ठीक है, लेस सीवियर होता है, लेस सीवियर होता है, कम घातक होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? और मिक्स्ड इडेमेटस के अंदर और हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो एब्डोमेन होता है बेसिकली वो प्रोट्रूड आउट करता है, क्या करता है, जो एब्डोमेन है वो फूल जाता है, ठीक। और इनफ्रीक्वेंट हेयर हमें देखने को मिलते हैं बॉडी पे, क्या देखने को मिलते हैं, इनफ्रीक्वेंट हेयर, इनफ्रीक्वेंट हेयर जो है बॉडी पे वो देखने को मिलते हैं, ठीक। और हमें क्या देखने को मिलता है, इनफ्रीक्वेंट हेयर हमें बॉडी पे देखने को मिलते हैं। क्लियर? और जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमेन है वो प्रोट्रूड आउट करता है, क्या करता है, प्रोट्रूड आउट करता है, ठीक। तो ये जो सारी कंडीशन थी ये हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में एंड देन हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। आइए बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के बारे में कुछ और। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लैंड है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ठीक। गोइटर आपने नाम सुना होगा, ठीक, गोइटर आपने नाम सुना होगा। गोइटर के अंदर क्या होता है कि जब आयोडीन कम मिलता है बॉडी को, ठीक है, तब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो काफी ज्यादा फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि आसपास से जितना भी उसको आयोडीन उसे मिलेगा, ठीक है, उसे से काम चलाने की वो ऐसा होता है कि आसपास से आयोडीन लेने के लिए वो ग्लैंड फूल जाती है, ठीक है, ताकि उसको आयोडीन की सफिशिएंट सप्लाई हो सके। और आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। क्लियर? और ये नोडुलेटेड भी हो सकता है और मल्टीपल नोडुलेटेड भी हो सकता है, ठीक। मतलब नोड्यूल जो बनेंगे इसके अंदर बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाएगी, ठीक, और नोड्यूल या एक अपने को अपीयरेंस देगी। वो एक नोड्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल नोड्यूल भी हो सकते हैं, ठीक। बेसिकली होता क्या है कि नेक रीजन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, नेक रीजन में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। स्वेलिंग क्यों आती है? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल चुकी होती है। उसके फूलने से कारण होता क्या है बेसिकली कि जो पर्सन है उसकी जो ट्रैकिया है और इसोफेगस है, जो ट्रैकिया है और इसोफेगस है, ठीक, इसोफेगस है, उस पे क्या कर पड़ता है, इसोफेगस पे प्रेशर पड़ता है। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप होती है और इसोफेगस होती है फूड पाइप होती है। थायराइड ग्लैंड फूलने के कारण इन दोनों पाइप पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने के कारण ट्रैकिया पे जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सिंपल सी बात है, ठीक है, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। क्लियर? इसके अलावा जो वॉइस है, वॉइस है वो भी चेंज हो जाएगी। और जब इसोफेगस के अंदर कोई प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगी, स्वेलिंग, बेसिकली स्वेलोइंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, स्वेलोइंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक, स्वेलोइंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और बेसिकली किसके अंदर, जो सॉलिड फूड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड फूड जो होते हैं उसको पर्सन ले नहीं पाता है, ठीक है, उसका इंटेक नहीं कर पाता सॉलिड फूड्स का, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है वहां पे थायराइड ग्लैंड के कारण। इसोफेगस जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो छोटी हो चुकी है उसका ल्यूमन। तो ये है गोइटर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और क्या कुछ होता है कि गोइटर के अंदर एड्रेनर्जिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। कौन सी? एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक एड्रेनर्जिक कंडीशंस भी हमें देखने को मिलती है। इनका मतलब क्या है एड्रेनर्जिक कंडीशन का? ये एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनर्जिक जो टर्म है ये डराई हुई है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है बेसिकली, जो फ्लाइट हार्मोन है उनको रिलीज करती है। तो वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। तो एड्रेनर्जिक कंडीशन के अंदर होता क्या है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, पल्पलेशंस होने लग जाते हैं। क्या होते हैं? पल्पलेशंस होने लग जाते हैं, ठीक है। पल्पलेशंस वर्ड का मतलब क्या है कि हार्ट रेट जब काफी ज्यादा तेज हो जाएगी तो कई बार जो हार्ट है वो जो इसकी एक्चुअल में क्या है बीटिंग है उसको स्किप कर जाता है, ठीक है, एक बीट को स्किप कर दिया मान लो तो उसे हम बोल देते हैं पल्पलेशंस। क्लियर? हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाएगी,
पल्पिलेशंस हो जाएंगे, इसके बाद में ट्रेमर की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ट्रेमर की कंडीशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हाथ होते हैं, ठीक है, जो हाथ होते हैं बेसिकली इस टाइप से कांपते हैं। क्या होते हैं? हाथ इस टाइप से कांपते हैं। तो जो पर्सन है वो लिख नहीं पाता है कुछ भी। ठीक है, जब वो पर्सन है कोई भी चीज वो लिख नहीं पाता है। क्लियर? इसके अलावा क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा और क्या कुछ होता है कि हार्ट इनटॉलरेंस बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो हार्ट है वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, इनटॉलरेंस बढ़ जाती है हार्ट की, मतलब हार्ट कमजोर हो जाता है, सिंपल वे में बोले तो हार्ट इनटॉलरेंस बढ़ जाती है। ठीक, समझ आई आपको इतनी बात? क्लियर? इसके अलावा और क्या कुछ होता है कि जो हार्ट रेट इंक्रीज होती है इसके कारण, ठीक है, उसे बोलते हैं टैकीकार्डिस की कंडीशन। क्या बोलते हैं उसे? उसे हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिस की कंडीशन। ठीक है, टैकीकार्डिया जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। ठीक, टैकीकार्डिया बोल देते हैं। ठीक, कार्डिया। और ये था बेसिकली जो एड्रेनर्जिक कंडीशंस बनती हैं पर्सन में उसके कारण। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होंगे, क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिपेशंस और भी हो सकते हैं। ठीक, कॉन्स्टिपेशंस हो सकते हैं पर्सन को। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या कुछ हमें एब्नॉर्मलिटीज का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें कुछ एक डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी? ग्रेव्स डिजीज, जैसे मान लीजिए ग्रेव्स डिजीज। ठीक, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, इसके अलावा थायराइड, थायराइड एडिनोमा क्या हो जाता है? थायराइड एडिनोमा हो जाता है। क्लियर? ये जो डिजीज हैं कौन सी? थायराइड डिजीज और सॉरी ग्रेव्स डिजीज और थायराइड एडिनोमा, ये हो जाता है। क्लियर? ग्रेव्स डिजीज के अंदर बेसिकली होता है क्या? इसके अलावा एक्सोप्थेल्मोस भी एक कंडीशन हो जाती है, एक्सोप्थेल्मोस। ठीक, क्लियर? ग्रेव्स डिजीज के अंदर बेसिकली होता है क्या कि जो पर्सन है, जो पर्सन है उसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है ना वो फूल भी सकती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कई बार क्या हो जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी फूल जाती है। जब क्या होता है काफी ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज होता है तब भी क्या हो जाती है? फूल जाती है। ठीक, ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज जो है एक्चुअल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अपने आप में। क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि जो रिसेप्टर्स होते हैं थायराइड में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। किसके लिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, टीएसएच के लिए। तो रिसेप्टर के खिलाफ क्या बनती है? इम्यूनोग्लोबिन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स बन जाते हैं। तो और वो इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करते हैं? रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाते हैं और उससे फिर क्या होता है कि थायराइड अमाउंट, थायराइड जो हार्मोन है इसका अमाउंट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन जाती है। ठीक, उसे बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसके बाद में थायराइड एडिनोमा के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई कैंसर हो गया। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो टिश्यू है उसके अंदर काफी ज्यादा सेल्स ग्रो कर गई। ठीक है, मास ऑफ सेल्स ग्रो कर गया। तो उसके कारण क्या होता है कि जो मास ऑफ सेल्स ग्रो किया है वो क्या करेगा? काफी वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो बॉडी को थायराइड चाहिए वो रिलीज करता रहेगा। ठीक, क्लियर? और इसके अलावा जो नॉर्मल जो ग्लैंड है वो भी कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज करेगी। तो क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन जाती है। क्लियर? लेकिन धीरे धीरे ये जो ग्लैंड है, जो मेजर ग्लैंड थी, वो अपना काम करना बंद कर देगी क्योंकि बॉडी को जो थायराइड चाहिए वो तो इस एडिनोमा से मिल रहा है। समझ रहे बात? ठीक है, क्योंकि बॉडी को जो मेजरली जो चाहिए हार्मोन चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है? इस अमाउंट ऑफ टिश्यू से मिल रहा है। ठीक, क्लियर? और इससे फिर क्या होता है कि थायराइड एडिनोमा की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर यही होता है। अब और हमने बात की कि ये जो मास ऑफ टिश्यू है एक्चुअल में कैंसर ही होता है, ट्यूमर बोल सकते हैं इसको, ट्यूमर। ठीक, इसके कारण ही हो जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कौन सी? एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस के अंदर क्या होता है? अगर मान लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन बन जाए, ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए, तो जो आईबॉल्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, प्रोट्रूड आउट कर जाती हैं। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन हो जाता है आईबॉल्स में। ठीक है, प्रोट्रूजन इन आईबॉल्स। तो आईबॉल्स बाहर आ जाती हैं। ठीक है, आईबॉल्स काफी ज्यादा बाहर दिखती है हमें और इतना ज्यादा प्रोट्रूजन होता है वहां पर कि जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक, उसमें खिंचाव पैदा होता है, उसमें स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होने के कारण कई बार क्या होता है? विजन लॉस भी हो जाता है। क्या हो जाता है? विजन लॉस की प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्या आती है? विजन लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा एक्सोप्थेल्मोस के अंदर क्या होता है? जो आईलिड्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं और आईलिड्स जो हैं उसके थिक होने के कारण जो पर्सन नॉर्मल अपनी आईज को ओपन नहीं रख सकता है,
ठीक है, नॉर्मली अपनी आईज को अपनी डिजायर से ओपन या फिर क्लोज नहीं कर पाता है, या तो कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता है, या फिर क्या होता है कि अच्छी तरह से ओपन नहीं कर पाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो एक्सोथैलेमस के अंदर जो आईलिड्स होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग के कारण होता है। ठीक, इसके अलावा जो एड्रेनर्जिक कंडीशंस हैं ये हमें थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसके केस के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक, तो एड्रेनर्जिक कंडीशंस जो है पर हाइपरथायरॉयडिज्म के केस के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। क्लियर? और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो वेट है बॉडी का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वेट जो है वो कम हो जाता है। वेट कम क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हायर साइड है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए जो भूख है वो भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। ठीक, भूख भी नहीं लगती। क्लियर? तो ये होती हैं एड्रेनर्जिक कंडीशंस। ठीक है, और इसके अंदर जो पर्सन है वो मोटा भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, फैटी पर्सन हो जाता है, थका रहने लग जाता है, फैटिक होता है पर्सन को। ठीक है, फैटिक। क्लियर? तो ये है बेसिकली जो हाइपरथायरॉयडिज्म के हम लोग बात करें कि जो सिम्टम्स है वो है।